हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी दोस्तों का गढ़वाल एजुकेशन परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम लोग यहाँ से रोजाना देखते हैं कि एसएससी जीडी की जो प्रीवियस ईयर मैथ्स के क्वेश्चंस हैं, उन तमाम मैथ्स को क्वेश्चनों को मैंने आपको शिफ्ट वाइज यहाँ से सोल्व करना यहाँ से सिखा रहा हूँ। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको अब तक यहाँ से आज दोस्तों ये 13वें नंबर का पेपर है। इससे पहले मैंने 12 पेपर ऑलरेडी आपको पहले सोल्व करवा चुका। यदि आपने अभी तक उन 12 पेपरों का सॉल्यूशन नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा और मैथ्स की प्लेलिस्ट का जो लिंक आपको मिलेगा ऊपर की तरफ, वहां से आप उन तमाम क्लासों को देख सकते हैं जो मैंने आपको पहले सिखा रखी हैं। चलिए तो दोस्तों इसी प्रकार आज के सेशन में भी आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों आज हम इस सेशन में देखेंगे कि 13 जनवरी 2023 की जो पहली शिफ्ट थी, उस शिफ्ट का जो मैथ्स के जो भी सवाल पूछे गए थे, उन तमाम मैथ्स के सवालों को यहां से देखने वाले हैं। सबसे पहले आपके सामने फर्स्ट नंबर का एक बहुत ही खूबसूरत सा सवाल आप लोगों के सामने आ ही चुका होगा। चलिए तो इस क्वेश्चन को आप पेन और पेपर की सहायता से पहले करिएगा, फिर बाकी आगे का काम अपन लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आप पेन और पेपर लेके ईमानदारी से क्वेश्चन को सोल्व करें। यदि आपको नहीं आता है क्वेश्चन को, तो जो मैं आपको सोल्व आउट प्रोवाइड करवा रहा हूं उसको आप लोग एक बार देखिएगा। तो चलिए दोस्तों पेन और पेपर की सहायता से क्वेश्चन को सोल्व करना जानिएगा आप लोग भी। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको ऐसे ही क्वेश्चन पहले भी प्रोवाइड करवा रखे हैं, जो क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि के जो क्वेश्चन है मैंने आपको पिछली क्लासों में बहुत अच्छे से सिखा रखा है। अभी तक यदि आपने उन क्लासों को नहीं देखा है तो एक बार आप उन क्लासों को देख लीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों हमें क्वेश्चन में यूं बता रखा है कि यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। यदि उसके क्रय मूल्य की बात करें तो क्रय मूल्य से 25% अधिक है कौन? विक्रय मूल्य। तो दोस्तों क्रय मूल्य को लिखते हैं अपन किससे? सीपी से। विक्रम और जो अंकित मूल्य उसको लिखते हैं एमपी से, और जो विक्रय मूल्य है उसको लिखते हैं एसपी से। अब दोस्तों यहां क्वेश्चन में हमें यू बता रखा है कि जो उसका क्रय मूल्य जो है उस क्रय मूल्य से 25% अधिक है उसका क्या? विक्रय मूल्य। यानी कि दोस्त उसका जो क्रय मूल्य है वो कितना रुपया है? 100 रुपया है। तो उसका जो जो अंकित मूल्य है वो कितना रुपया है? 125। क्योंकि 100 पर जो कमी वृद्धि होती है वो आसानी से हम लोगों को नजर आ जाती है। तो लाभ आने की कोई भी क्वेश्चन हो, यदि आपको कहीं मानने की जरूरत पड़े तो आप उसको 100 से मान के करिएगा। फिर हमें यह कह रखा है कि यदि इसके 6.4% के लाभ के साथ और यही इसी के साथ उसको क्या होता है दोस्तों? 106.4% का उसे क्या होता है? लाभ। यानी कि 100 रुपए की कोई वस्तु थी, 25% बढ़ा के उस पर अंकित किया गया था, लेकिन लाभ होता है कितना? 106 रख देते हैं तो उसको 6% का यहां से सीधा सीधा हमें लाभ दिख जाता है, क्योंकि 100 पे हमें डायरेक्ट लाभ हानि दिख जाती है। फिर आगे हमें यू कह रखा है कि लाभ के साथ 450 रुपए में उसे बेचा जाता है। इसे एक 6.4% लाभ के साथ उसे कितने रुपए में बेचा जाता है? 450 रुपए में बेचा जाता है। बोलो 450 रुपए में बेचा जाता है, तो यहां से आप लोग उसका क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। और मैंने आपको क्रय मूल्य निकालना बता रखा है कि किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य निकालोगे तो सीपी इंटू 100 बटा जो लाभ हानि होती है उसको हम लोग कहाँ रखते हैं? नीचे रखते हैं। ऐसे निकलता है आपके पास कौन? लाभ, जो क्रय मूल्य होता है वो। तो क्रय मूल्य निकाल लीजिएगा। क्रय मूल्य निकाला तो मैंने यहां से आप लोगों को बता रखा है पहले भी। तो यहां सबसे पहले काम करते कितना? 450, 450 इंटू 100 बटा लाभ कितने रुपए का हुआ था? 6.4। यानी कि मैं इसको कितना रख लेता हूं? 106 रख लेता हूं। 106.4%। इस पॉइंट को भी मैंने हटा के कहां रख दिया? ऊपर 0 रख दिया। ऐसा आप लोग कर सकते थे इतना काम। फिर उसके बाद आपको ऐसे कह रखा है कि जो अंकित मूल्य है वो अंकित मूल्य कितना बढ़ाकर अंकित किया गया है? जो उसका अंकित मूल्य है वो अंकित मूल्य 25% बढ़ा के किया। अब इसको गुणा काय को करते हो? यही निकाल लीजिएगा डायरेक्ट आप इसका। ऐसे कैसे करते? 450 इंटू 1000 बटा 1064 इंटू 125 बटा 100। ये दोस्त आ गया इसका क्या? अंकित मूल्य। अब आप सबसे पहले तो इनको गुणा भाग कर लेते कि जो कटता है उसको काट दीजिएगा। तो यहां से हम लोग काटते 25 पंजे 125, 25 चौक 100, और तो भी इसको काटेगा। ये जो जीरो वाले हैं उनको काटेगा, इसको काटेगा 125 बार, और ये तो काम हो गया। अब बचा कितना?
1064, इसको भी काटा 2 से तो 5 हो गया, 3 हो गया, 2 532, ये कट गया 2, 2 और 5 ये कट गया। तो यहां से दोस्त हमारे पास बचा क्या, 225 इंटू 125 इंटू 5 बटा 532 बचा है हमारे पास। और इधर इधर का देखते हैं हम लोग, तो इधर हमारे पास बचा हुआ है 550, और इसको भी काटा पीटी करते तो आप लोगों के पास यहाँ 2 से काटता, 2 से काटता तो 5 होता, 3 होता, 2 532, इधर 2 से काटता 2 होता, और 2 होता और 5 225 होता। और भी कट रहे हैं 5 से, 2 से कट रहे हैं अभी तक, ये 500 कटेगा और ये कटेगा 2 दूआ 4 और 6 दूआ 12 और 6 दूआ 12 266 होता। और भी कटेगा, 1 होता, 3 होता, 3 होता, 2 से काट लीजिएगा इसको, और इधर आता हमारे पास 250। अब इधर तो हमारे पास बचा क्या, 225 इंटू 250 बटा 133, इसका भाग लगाते तो यहाँ करें मूल्य, तो यदि काटापीटी करके लास्ट में हमारे पास बचता इधर कौन 422.9 रुपए बचता। और इसको यदि अपन काटापीटी करके गुणा करते, ऊपर वाले को गुणा करके भाग ही लगाना था इधर, और किसी से कोई कुछ कटेगा तो हाथ नहीं, लेकिन अपन क्या करते 225 25 125 और 5 इनको गुणा करके 532 का भाग लगाते, तो यहां दोस्त हमारे पास आता 528.7 लगभग 7। इसके अलावा ये तो दोस्त इसका आ गया क्या क्रय मूल्य, ये दोस्त इसका आ गया क्या अंकित मूल्य। विक्रय मूल्य हमारे पास कितना दे रखा था 450 दे ही रखा था। अब सबसे पहले तो छूट निकालते, छूट कितने रुपए की मिली, और छूट जो होती है ना दोस्त वो अंकित मूल्य पर देखी जाती है। वो 528 रुपए अंकित थे उस पर, और 450 रुपए में उसे बेच दिया तो उसे छूट मिली, कितने रुपए की छूट मिली, तो वो 528 में से, यानी कि आपके पास अंकित मूल्य में से एसपी तो क्या करते कम, 528 में से आप एसपी 450 रुपए कम करते, 450 रुपए कम करते तो आपके पास यहां लगभग बचता कितना 78.75 के आसपास बचता, लगभग 78 मान लीजिएगा इसको। और यदि हमें छूट का प्रतिशत निकालना होता है कि कितने रुपए की छूट मिली, तो 78 रुपए की छूट मिली, कितने पर, जो छूट मिलती है ना वो दोस्त मिलती है किस पर, जो भी छूट मिलती है वो हमारे को मिलती है अंकित मूल्य पर। 528 इसको पूरा ही रख लीजिएगा, पॉइंटों में ना रखोगे तो लगभग आपके पास उत्तर आ जाएगा। और परसेंट में बदलने के लिए आप उसको किससे गुणा करोगे, 100 से गुणा करोगे। इससे काटा पीटी करते तो ये हमारे पास, इसको 2 से काटिएगा, 3 और 9 दुआ 18, 2 दुआ 4 और 6 दुआ 12 और 4। फिर हमारे पास अब क्या करते हो, हमारे पास 3900 में आप भाग लगा लीजिएगा, 264 का ही भाग लगा लीजिएगा आप, 264 का भाग लगा लीजिएगा, तो ये लगभग जाएगा 264 एकम 264 एक, और लगभग 265 को अपन 5 बार गुणा करेंगे, लगभग ये परसेंट आएगी हमारे पास 15% के करीबन। ये हमारा आंसर होता है यहाँ। तो यहां से दोस्त विकल्प चुनते कौन सा, ए विकल्प का चुनाव कर सकते थे। बस सारी चीजों को आपको क्रम से देखना पड़ता है कि कौन सी चीज को कैसे निकालें, कौन सी चीज का कैसे संबंध होता है, कैसे क्रय मूल्य निकलता है, कैसे विक्रय मूल्य निकलता है, कैसे लाभ परसेंट निकलता है, कैसे विक्रय मूल्य निकलता है। ये तमाम चीजें आपको रोजाना यदि लाइव सेशन में जुड़ते हैं तभी आपको मालूम हो सकती हैं, तब आप बेटर तरीके से सीख सकते हैं। चलिए तो दोस्तों इसी क्रम में एक आसान सा सवाल और आपके सामने है, बहुत आसान सवाल है दोस्तों। मैंने आपको पिछली क्लासों में तृतीय अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती और मध्य अनुपाती से निकालना बता रखा है, तभी दोस्तों मैं आपको ऐसे कहता हूं कि आप रोजाना क्लास में जुड़िएगा आप। तो दोस्तों यहां हमारे पास दे रखा है 3:5 समानुपात 9:x, क्योंकि चतुर्थ अनुपाती जो होता है वैसे निकलता है। चतुर्थ अनुपाती होता है, आपको 3 पद दिए जाते हैं, A/B समानुपात C/x, x की वैल्यू निकालनी पड़ती है चतुर्थानुपाती में, तो 3 पद आपको दे रखे हैं, एक पद आपको निकालना था यहां से। और ऐसा कुछ जानते हैं कि मध्य पदों का जो गुणनफल होता है वो बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहां से 3x से गुणा होता कितना होता 3x, और इधर बचता 5 × 9, x को अकेला करते तो 5 × 9 बटा कितना होता 3, 3 से भी एक करता 9, कितनी बार 3 बार, तो यहां होता है कितना 15। यानी कि इस क्वेश्चन का मध्य अनुपाती निकालते तो चंद सेकंड का ही सवाल था, उत्तर आता हमारा दोस्तों यहां से कितना 15, यहां से आपका सही जवाब होता।
चलिए तो इसी क्रम में अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला भी आसान सा ही सवाल है, बस गुणा भाग का मसला था, आपको थोड़ी बहुत चीजों का पता होना जरूरी था। यहां से हमारे पास दे रखी एक भिन्न 0.4523 और इनके ऊपर 2, 5 और 3 इनके ऊपर लगा रखी है क्या, रेखा बंधनी लगा रखी है। अब इसको हटा के हमें भिन्नों के रूप में व्यक्त करना था। तो देखो रेखा बंधनी, किसी भी आपके पास कोई भी दशमलव वाली संख्या हो तो उसके ऊपर यदि रेखा बंधनी लगी होती है तो इसको हटाने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, नो का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो 0.9 है और मैं इस नो के ऊपर रेखा बंधनी लगा दूं तो ये इस रेखा बंधनी को हटाने के लिए मेरे को क्या लगाना पड़ेगा, 9/9 करना पड़ेगा। यदि मैं दोस्त इसी चीज को मैं ऐसे लिख दूं 0.91 और मैं एक के ऊपर ही रेखा बंधनी लगाऊं तो ये दोस्तों पता है कैसे हटेगा, ये हटेगा 91 में तो लिखू ही लिखूंगा, लेकिन नीचे कितना लिखूंगा, 9। एक के ऊपर रेखा बंधनी लगी हुई है तो इस रेखा बंधनी को हटाने के लिए तो 9 का प्रयोग करूंगा और दशमलव हटाने के लिए किसका प्रयोग करूंगा, 0 का प्रयोग करूंगा। लेकिन इसी के साथ थोड़ा सा परिवर्तन और करना पड़ेगा। यदि कोई ऐसी संख्या है तो जो नॉन रिपीटेड अंक है, इस रेखा बंधनी का मतलब होता है कि वो रिपीट हो रहा है बार बार, तो नो रिपीटेड अंक नहीं है, इसके ऊपर रेखा बंधनी नहीं है, तो उस बगैर जो जिसके ऊपर रेखा बंधनी नहीं लगी हुई उसको उसमें से क्या करते हैं, घटाते हैं। 91 से 9 कम 9 गए तो हमारे पास बचते हैं या 82/90। 0.91 के बार एक के ऊपर थी, बाहर थी, उसका अपन हटाते तो यहां से कितना होता, 82/90 होता। चलिए तो इसको हटाते हैं, यहां से 4, 5, 2, 3, 5 कितने अंकों के ऊपर रेखा बंधनी का प्रयोग किया गया, 2, 3 और 9, यानी कि 3 तो अपन किसका प्रयोग करते हैं, 9 का प्रयोग करते हैं। और दशमलव हटाना था 2 अंकों का, 0 से हटती है, 2 0 लगाते। उसके बाद जो नॉन रिपीटेड अंक है उसको अपन इस संख्या में से क्या करते हैं, घटाते। 45 इसमें से घटाते, 45 इसमें से घटाते तो यहां बचता 0 और 13 में से 4 गया तो बच गया कितना, 9। 1 बच गया, 5 बच गया, 4/9, 9, 9 और 00, 10 से 10 गई, यहां उत्तर आता 4519/9990। ये आपको कहीं ना कहीं विकल्प में मिल जाएगा। नहीं विकल्प में मिले आपको ऐसा कहीं तो कहीं काटा पीटी का मसला मिल सकता है। अब ये नहीं कट रहा होगा तो ये सीधा का सीधा मिलेगा आपको ऐसा, जैसा कि ए विकल्प में आपको दर्शाया गया है। तो ऐसे हटा सकते हैं। यहां से इन एग्जाम्पलों के माध्यम से आपने सीख लिया होगा कि इस क्वेश्चन को मैंने आपको किस तरीके से सोल्व करना बता रखा है। ऐसे छोटे छोटे से कई बार आपको मैथ्स के सवाल पूछ लिए जाते हैं परीक्षा में। चलिए तो अगला सवाल, पेन और पेपर की सहायता से आप पेन और पेपर की सहायता से इस क्वेश्चन को करिएगा। सबसे पहले तो पढ़ते हैं क्वेश्चन को। और दोस्तों यदि आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है और तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर ले, क्योंकि वहां से आपको इन तमाम क्वेश्चनों की पीडीएफ मिलने वाली है। टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर सकते हैं गढ़वाल एजुकेशन, वहां से आपको मिल ही जाएगा। और वहां से मैं जो भी क्लासें होती हैं उनका नोटिफिकेशन और उनकी जो पीडीएफ होती है वो मैं आपको अवेलेबल करवाता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया गया क्या कि दो पार्टियों द्वारा लड़े गए एक चुनाव में पार्टी ए और पार्टी बी के कुल मतों का 16% अधिक था। पार्टी ए ने पार्टी बी से 16% अधिक अंक थे। 100% कोई ना कोई मतदान हुआ था, उसमें से दो पार्टियां थी, एक पार्टी ए थी और एक पार्टी बी थी। जैसे माना हमें क्वेश्चन में से कहा ए ने पार्टी बी से कुल मतों का 16% है। यदि आपको बी पार्टी है, बी को एक्स मिले तो ए को कितना मिला होगा, x+16 मिला होगा, 16% मिला होगा। चलो तो पहले इनका x का मान ही निकाल लेते हैं। और यदि पार्टी बी को 25,200 वोट मिले, इसको वोटों में कितने मिले, 25,200 वोट मिले इसको टोटल। यदि कोई अमान्य मत नहीं है तो पार्टी कितने मत, यानी कि टोटल मत कितने थे, 100%। तो बोलो आप यहां से निकाल सकते थे 100 बराबर क्या है, x+16। x की वैल्यू निकल के आ जाती है आपके पास यहां 100 बराबर x रेक्स कितना, 2x प्लस कितना होता 16। 16 100 में से जाके कम हुआ तो यहां बचा कितना 84, इधर बचा कितना 2x। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास, ये 2 का क्या लगता, भाग लगता, तो यहां आता कितना 42%। यानी कि x की जगह तो मेरे दोस्त कितना था, x की जगह तो हमारे पास यहां अवेलेबल जो संख्या थी वो कितनी थी, 42 थी। कितनी थी, 42% थी। और
ये जो x प्लस 16 है इसका परसेंट होता दोस्तों हमारे पास कितना 58%। अब तो क्वेश्चन बहुत आसान हो चुका है। आपको ऐसे पूछा पार्टी बी में कितने मतों से चुनाव हार गई, यानी कि बी के मत तो आपको पता है कितने हैं, बी के मत 25,200 है। परसेंट में कितने हैं, 42% मत है। और हारा कितने से, दोनों का अंतर, दोनों का अंतर कितना है 16% का है। तो आप ए का क्यों निकालते हो, इनका अंतर ही निकाल ले। जैसे मान लो टोटल वोटों की बात करते तो किससे गुणा करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। यदि मेरे को ए के मत निकालने होते कुल, तो मैं किससे गुणा करता, इसको मैं 58 से गुणा करता। और मैं इन दोनों का अंतर, क्योंकि अंतर के बराबर ही हार रही होगी, तो मैं डायरेक्ट इसको 16 से गुणा करता, तो वो मत ही आ जाते मेरे पास। चलो तो अब करते हैं आगे इसको, कि काटा पीठी का काम बचा है अब तो आपके पास। 21 दुआ 42 होता है, 8 दुआ क्या होता है 16। 21 का भाग दे लीजिएगा इसमें, 21 से कम 21, 4 बचा, 21 दुआ कितना 42, 1200 इंटू 8 बच गया। और 12 अंटे कितना होता है 96। यानी कि उन दोनों कैंडिडेटों, उन दोनों जो पार्टियां थी, उन पार्टियों में हार कितने मतों से हुई थी, 9600 मतों से। वो दोनों आपस में, एक जीता था और एक क्या था, हारा था। यानी कि दोनों में अंतर कितना था, 9600 मतों का था। बहुत आसान सा सवाल था। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन यूं कहना चाहता है कि यदि कोई दुकानदार 10% की छूट देता है तो उसे 10% का क्या होता है, लाभ। समान स्थिति में यदि वह 25% की छूट प्रदान करता तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता। सबसे पहले क्वेश्चन, हमारे पास किसी ना किसी वस्तु का क्रय मूल्य रहा होगा और कोई ना कोई छूट दी होगी, छूट के बाद उसने उसको क्या किया, बेच दिया। दोस्तों यहां से जैसे मानो सॉरी, मैंने आपको ऐसे कहा कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य है 100 रुपए, उस पर 10% की छूट दे दी, 10% की छूट देती, ये हुआ, ये हुआ उसका, इसको मानिएगा अंकित मूल्य को मानो 100 रुपए, 10% की छूट दे दी तो उसको कितने में बेच दिया, 90 रुपए में बेच दिया। लेकिन 90 रुपए में बेचने के बाद उस कैंडिडेट को कितने परसेंट का लाभ हुआ, 10% का लाभ हुआ। और लाभ देखा जाता है दोस्तों कहां से, क्रय मूल्य से देखा जाता है। क्रय मूल्य मेरे पास है नहीं। अब आप अभी मान लो जैसे एसपी होता 100 होता तो मैं डायरेक्ट कमी वृद्धि कर लेता, लेकिन 90 है तो एसपी कैसे, ये सीपी कैसे निकलेगा, सीपी निकालने के सीपी निकालने के लिए मैंने बता रखा है कि एसपी इंटू 100 बटा, एसपी इंटू 100 बटा जो कमी वर्दी होती है, जो लाभ हानि होती है, उसको कहां रखते हैं अपन, नीचे रखते हैं। तो यहां से मैं आप लोगों के पास करता क्या, यहां करता 90 है इंटू 100 बटा 10% का, उसे क्या हुआ, लाभ हुआ, इसका मतलब 110, 10 से 10, यहां कितना बच गया, 900 बटे 11 बच गया। यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, 900 बटे 11। अब ऐसे कहा है कि समान स्थिति में यदि वह 25% की छूट देता है, बोलो यहां से दूसरी कंडीशन देखते हैं हम लोग कि उस वस्तु का क्रय मूल्य हमारे पास, अब देखते हैं, माना उसका विक्रय, उसका अंकित मूल्य कितना था 100, 25% की उसे क्या देता है, छूट। 25% की छूट देगा तो उसे कितने रुपए में बेचेगा, 75 रुपए में बेचेगा। फिर उसने क्या किया, 75 में बेचने के बाद 25% की छूट दे दिया तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई, ऐसा हमारे से जिक्र कर रखा है। तो अब क्या करते हैं हम लोग, अब हम लोग सबसे पहले करते, देखो इसका क्रय मूल्य हमारे को पता ही है, क्रय मूल्य कितना है 900 बटा 11। और अब लाभ हानि कैसे देखते हैं, लाभ हानि देखते हैं कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों का अंतर, यदि क्रय मूल्य कम है और विक्रय मूल्य ज्यादा है तो लाभ होता है, और विक्रय मूल्य कम है और क्रय मूल्य ज्यादा है तो इसका मतलब उससे क्या हुई है, हानि हुई है। तो अब क्या करते, सबसे पहले पहले लॉस देखते अपन कि इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर देखते अपन लोग, अंतर देखते तो बोलो ये जो सीपी है वो ज्यादा है, इन दोनों का अंतर आप लोग देखते तो यहां दोस्तों हुआ है क्या, लॉस हुआ है। और लॉस कितना हुआ है, 900 में से, अब 900 बटे 11 में से अपन लोग क्या कम करते, 75 कम करते। तो आप इसको गुणा कर लीजिएगा डायरेक्ट ऐसे, इसको 11 को 75 से गुणा करते तो 900 माइनस 11 को 75 से गुणा करते तो 5 और 12 और 8, 825 बटा कितना होता 11। तो यहां मेरे पास आता कितना मेरे दोस्त, 75, कितना बचता 75 बचता,
75/11 का उसे क्या हुआ है, लॉस। लेकिन परसेंट में निकालने के लिए मैं क्या करता, अब यहां से परसेंट में मेरे को बताना था, यहां से 75/11 का लॉस हुआ है। परसेंट कैसे, लॉस परसेंट कैसे निकलता है, जो लॉस हुआ है उसको रखते कहां, ऊपर, जो क्रय मूल्य है उसको रखते कहां, नीचे। क्रय मूल्य कितना है, 900/11, गुणा किससे करते, 100 से। बोलो इस 11 से ये वाला 11 गया, ऊपर तो कितना बच गया, 75, नीचे बच गया 900, डबल जीरो से भी डबल जीरो गई, तो हमारे पास यहां बचा 75/9। 75 में 9 का ही भाग लगाना था, 9 अंटा 72, 8 पॉइंट कुछ आएगा, तो यहां से उत्तर ही आ गया। अब तो पूरा आपको गुणा भाग करने की जरूरत ही नहीं थी। तो यहां से आपका सही विकल्प होता 8.33% की उसे क्या हुआ, इस सौदे में क्या हुई, उसे हानि हुई। ऐसे निकाल सकते थे आप लोग। चलिए तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को तो आप लोग जान पाए होंगे, बहुत सस्ता क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन है। आप लोगों को मैंने ऐसे क्वेश्चन पहले भी बता रखे हैं। चलिए तो देखें, करिएगा पेन और पेपर की सहायता से इस क्वेश्चन को। चलिए तो पेन और पेपर की सहायता से इस क्वेश्चन को सबसे पहले तो पढ़े आप। पहली और दूसरी मिश्र धातु में तांबे और सोने का अनुपात क्रम से, मेरे पास दो मिश्र धातु थी, एक मिश्र धातु फर्स्ट और एक मिश्र धातु सेकंड। उसमें यूं बताया गया आपको कि एक में तो सोना और उसका तांबे का, एक तो था तांबा और एक था मेरे दोस्त कौन, सोना। दूसरे में भी क्या था, तांबा और सोना। सोना इन दोनों से बनाई गई थी वो मिश्र धातु। तो इनमें अनुपात था, तांबे का अनुपात तो कितना था, 3:4, और तांबे का अनुपात और सोने का अनुपात दूसरी मिश्र धातु में था 2:5। लेकिन वो आगे ऐसे कह रखा है कि पहली मिश्र धातु 14 kg की थी, ये मिश्र धातु कितने की थी, 14 kg की थी, और दूसरी मिश्र धातु थी कितनी, 21 kg की थी। तो अनुपात तो आपके पास जो अनुपात है उसको टोटल में बदल लीजिएगा। 14 किलो की है और उसमें 3 और 7 अनुपात में 7 है। यदि मैं 3 के बराबर निकालता तो यहाँ तो कितना है, 6 kg है, और यहाँ कितना है, यहाँ गुणा करता किससे, 4 से, तो मेरे पास यहाँ आता कितना, 12। यहां तो आ गया कितना, 6 kg। और अनुपात को बदल लिया मैंने। अनुपात को कैसे बदला, टोटल कितना है, 14 kg, और अनुपात में टोटल कितना है, 7। मैंने 3 से गुणा किया तो मेरे पास 7 दूआ 14, 6 आ गया। और यहाँ 14/7 इंटू में 2 से गुणा करता तो, ओ सॉरी 4 से गुणा करता तो मेरे पास सोने का सोने की मात्रा आ जाती। अब बच गई जो 14 में से जो बच गया वो कौन है, सोना है। 14 में से 6 निकाले अपन तो यहाँ हमारे पास बचा कितना, 8। तो ये बच गया कौन, सोना बच गया। वही काम इधर कर सकते थे, 21 किलो है टोटल और अनुपात में टोटल 2 और 5 कितना है, 7 है। बोलो मैं 2 से निकालूंगा, 2 का निकालूंगा तो 7 या 21 यानी कि 6 किलो तो क्या है, इधर तांबा है। और इधर आपके पास इसको मैं 5 से गुणा करता तो 15 kg क्या है, सोना है। इतना काम करने के बाद क्या करते हैं आप लोग, दोनों एक नए मिश्रण को, नए इन दोनों से नया मिश्रण बनाया गया। इन नए मिश्रण में अपन लोग यहां से तांबे और सोने का प्रतिशत बताते हैं। तो अपन लोग कैसे निकाल सकते थे, बोलो 6 किलो और 6 किलो, 6 किलो तो ये मिला होगा और 6 किलो तांबा ये मिला होगा, यानी कि इस मिश्र धातु में 12 किलो तो क्या मिला होगा, तांबा। और दूसरी चीज 8 किलो सोना मिला होगा और 15 किलो सोना ये मिला होगा। 15 और 8 कितना होता है, 23, यानी कि 12:23 उस मिश्र धातु का नया अनुपात होता, किसका, तांबा और सोने का, कॉपर प्लस एयू का, ये दोनों का अनुपात आप लोग ऐसे निकाल सकते थे। बेहद आसान क्वेश्चन है, बस आपको यहां से तरीके पता हो कि ऐसे क्वेश्चन को अपन किस प्रकार से हल कर पाते हैं। चलिए तो जान पाए होंगे, और पेन और पेपर लेके बैठा होगा तो आपने भी कुछ किया होगा इस क्वेश्चन में। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर लेकर चलता हूं। इस क्रम में दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि 7 प्राकृत संख्याओं का औसत 70 है, उनमें से 6 प्राकृत संख्याएं 32, 69, 72, 65, 79 और 48 हैं। सातवीं संख्या क्या है। बोलो देखो, 7 संख्याओं का औसत, 7 संख्याओं का औसत, औसत क्या होता है, औसत होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या होता है। तो 7 संख्याओं का औसत दे रखा है कितना, 70, यानी कि वो टोटल रहा होगा कितना, 70 × 7 रहा होगा, यानी कि उन 7 संख्याओं का टोटल योग कितना रहा होगा, 490। उनमें से दोस्तों हमारे को दे रखा है, एक तो 32 दे रखा है, एक 69 दे रखा है, 72 दे रखा है,
65 दे रखा है, 79 दे रखा है और 48 दे रखा है। और सातवीं संख्या हमें पूछी गई है, उन सातवीं संख्या, उन सातों संख्याओं का टोटल कितना है? 449। तो बोलो ये जो आपके पास ये जो 6 संख्या है उनका योग करते। पहले योग कैसे करते? योग कर लेते सबसे पहले कि 8 और 9, 8 और 9 अपने पास होता है 17 और 17 और 5 23, 17 और 5 होता है 22, 22 और 2 24, 24 और 9 33, 33 और 2 आपके पास होगा यहां से 35। तो ये तो आता 5। दूसरी बात और चीज और इनको जोड़ते अपन लोग। 35 का 5 हासिल बची कितनी? 3 बची है। 4 और 7 और 4 11, 11 और 6 होता है आपके पास 17 और 17 और 7 24, 24 और 36, 30 और 3 33 और 3 हासिल बची है। कितना होता? 365 प्लस x बराबर यहाँ 490 बचता, या x को इधर रखते 490 में से हम लोग कम करते 365, तो 65 कम करते तो हमारे पास यहां बचता कितना? 125 बचता। और ये दोस्तों यहाँ ये सातवीं जो संख्या मिसिंग कर रखा है वो सातवीं संख्या कितनी होती? 125 होती। ऐसे इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। अगला क्वेश्चन 9 नंबर का क्वेश्चन है, एक फुटबॉल विक्रेता कुछ सामान 1280 रुपए में खरीदा, उसने 1/3 सामान 12% लाभ पर बेच दिया, शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए ताकि उसे पूरे लेन देन में 15% का क्या हो? लाभ हो। चलिए तो आसान सा ही क्वेश्चन है, बस इसमें अभी अपन ने मैंने लाभ हानि ऐसे कुछ मसले बता रखे थे तुम्हारे को, वो सारी चीजें पता होनी जरूरी थी कि आप लाभ कैसे निकालते हैं, लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों यहां सबसे पहले क्या कर रखा है, कोई वस्तु खरीदी, उस वस्तु का आधा हिस्सा यानी कि उस वस्तु के 2 हिस्से किए, एक हिस्सा था उसको तो कितने में बेचा? 1/3 उसको 15% लाभ के बेचा, यानी कि टोटल वस्तु थी हमारे पास 1280। इस 1280 का क्या किया? 1280 का 1/3 हिस्सा 15 बटा क्या? तो 15% लाभ पर बेचा। 15% लाभ पे अब आप जान ही पाए होंगे कि मैंने डायरेक्ट 115 कैसे लिख दिया, ठीक है ना। दूसरा हिस्सा क्या किया उसने? दूसरे हिस्से में यूं किया कि बचे हुए शेष हिस्से को कितने परसेंट पे बेचा ये हमें पता नहीं है, तो अपन क्या करते? 1280 इंटू 2/3, एक जो आपके पास 1/3 तो बेच दिया, 15% बच गया कितना? 2/3। उसको यहां पता नहीं कि कितने परसेंट लाभ पे उसको बेचा, लाभ या हानि पर बेचा, ताकि उसको पूरे सौदे में कितने परसेंट का लाभ हुआ? 15%। पूरा सौदा कितना? 1280, उस पर 15% का लाभ होता, 15% का लाभ होता। 1280 रुपए में खरीदा, उसे 1/3 15% हानि पर बेचा, सॉरी यहां हानि पर बेचा, तो यहां आपके पास होता कितना? 85 होता, हानि पर बेच रहा है। तो ये काम करना था आपको बस यहां से। अब तो आपके पास सारी चीजें आ गई हैं, बस आपको गुणा भाग का काम बचा है। अब सबसे पहले क्या करते आप लोग? यहां से 1280 इंटू 85/300 प्लस इस दूसरी वाली वस्तु का दूसरा जो हिस्सा था 1280 इंटू 2x/300 होता, और यहां कितना होता? 1280 इंटू 115 बटा क्या होता? 100 होता। अब बस गुणा भाग का ही काम बचा है आपके पास, और कुछ भी चीजें नहीं बची हुई हैं आपके पास। तो यहां सबसे पहले क्या करते हैं आप लोग? अब तो काटा पीटी का ही काम बचा हुआ है आपके पास, और वो आप लोग कर सकते थे यहां से काटा पीटी। चलिए तो पहले तो अपन ये जो लाभ परसेंट अपने पास है उसको करते हैं अपन, इधर इसको सोल्व करते हैं। इधर इधर 1 0 से बोलो 1 0 गई। अब अपन किससे काटते हैं? 2 से काट लेते हैं, 6 2 12 और 4 2 8, और ये करता कितनी बार? 5 बार। 5 इसको काटता है कितनी बार? 23 बार। 23 बाण में 2 होता, हासिल कितनी बचती? 9 बचती। और तो यहां से गुणा करते अपन 23 की और करते, और अपन उसको हासिल और जोड़ते, 9 और जोड़ते, तो हमारे पास यहां आता कितना? 147।
तो यहां से उस वस्तु को पूरे सौदे में बेचा तो उसको 1472 रुपए अपने पास होते, लेकिन उसका ये वाला हमारे को नहीं पता कि उसने उस शेष हिस्से को कितने % लाभ या हानि पर बेचा, ताकि पूरे % में उसे कितने का लाभ हो, 1472 रुपए उसके पास आ जाए। यानी कि 115 पे बेचा तो वो बेचा कितने पर। फिर इसके बाद क्या करते हैं, इसको गुणा करते हैं। इसको गुणा करने से भी पहले अपन सबसे पहले तो 10 से 10 गई, इधर से भी अपन यहां से और भी काटापीटी कर सकते थे। यहां आपके पास गुणा है तो 10 से 10 ये भी जा सकती थी। तो यहां बचा आपके पास, और भी काट लीजिएगा, और भी आप लोग काटोगे यहां से, तो अब तो कटेंगे नहीं, तो आप इसको ऐसे ही रख लीजिएगा ना, 128 इंटू 85/30 प्लस 128 इंटू 2x/30 बराबर 1472, ऐसे कैसे रख लीजिएगा। इसमें भी अपन लोग क्या करते, इसको गुणा भाग करते, पहले आप लोग गुणा कर लीजिएगा, ये कटेगा नहीं, और कटेगा नहीं तो 128 को पहले 85 से गुणा करते हैं, और फिर अपन उसमें किसका भाग लगाते हैं, भाग भी क्यों लगाते हैं, एलसीएम ले लीजिएगा ना इनका। इनका एलसीएम लेते कितना होता है, एलसीएम 30 होता। 128 को और 25 को गुणा करेंगे तो हमारे पास होगा यहाँ से 12×96 लगभग 10,000 के करीबन होगा। तो यहाँ होगा 10,880 प्लस, अब आपको गुणा करना था कितना, ये जो आपके पास, ओ सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक कर दी अपन ने यहां से, इसको देखो यहां से, इसको डायरेक्ट x नहीं मानना चाहिए था अपने को, यहां मानना चाहिए 100 + x, 100 + x। तो यहां अपने पास होता 1280 को पहले 2 से गुणा करते, तो यहां होता अपने पास 1280 को 2 से गुणा करते 2560 इंटू 100 + x, ये होता 100 + x होता। तो यहां अपने पास होता और भी, यहां करते तो 2560 00 100 से गुणा करते 2560 x, ये होता है, इतना काम करते। अब क्या करते, अब यहां करते तो हमारे पास होता कितना, 256 000 प्लस 256, ये 10 वाले काम कट ही जाएगा इससे, ये 10 इससे कटी और 10 इससे भी काट लीजिएगा आप लोग। तो यहां आपके पास 25,600 बचता, यहां तो 25,600 बचता, और यहां बचता कितना, 256 बचता। यहां से काट लीजिएगा इसको, एलसीएम लेओगे तो ठीक है ना, एलसीएम में सारा सही आएगा, 25,600 और 256, ऐसा करते हैं आप 256x, और यहां बचा 1472 बचा आपके पास। अब आगे क्या करते, इस 10,880 और 25,600 को जोड़ते, तो इन दोनों को जोड़कर आप लोग टोटल करते, तो यहां आता आपके पास 25 और 10 35 और 8 से 14 और, यानी कि 36,000 कितना आता, 480। इन दोनों का टोटल होता 36,480 प्लस 256x, ये 30 इससे जाके गुणा हुआ इधर, तो यहां 256x बराबर 1472 इंटू 30 करते, और उसमें से माइनस होता कितना, 36,440। इसको भी 3 से गुणा करते, तो यहां आता 0 3 2 6 और 7 21 1 हासिल 2 12 12 8 2 14 4 हासिल 1 3 1 3 1 4 36,480। इसमें से कम करते तो x बराबर आता तुम्हारे पास, कि इनमें से अंतर करते तो 76 तो 80/256 का क्या लगता भाग, तो 256 का भाग लगाते इसमें, तो 256 तिया चला जाएगा, 3 बार जाएगा पहले तो, फिर पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, लगभग 30 पॉइंट कुछ आएगा। तो यहां से लगभग प्रतिशत बता सकते थे उस सौदे में कितना प्रतिशत का लाभ होगा, 30% का। जो दूसरे प्रतिशत में उसने वो कर रखा था ना, कि दूसरा हिस्सा उसे किस प्रतिशत से बेचा जाए, 30% लाभ पर बेचा जाए उसको, ताकि उसको कितने का लाभ हो, 30% का। पहले सौदे को 15% हानि पर बेचा, दूसरे सौदे को कितने % पे बेचेगा, 30% पे बेचेगा लाभ पर, ताकि पूरे सौदे में उसे कितने % का लाभ हो, 15% का लाभ हो। ऐसे आप लोग इसके 2 हिस्से कर सकते थे, और ये इसके टोटल के बराबर हो जाता, बस इसमें गुणा भाग करके ही बस गुणा भाग का ही काम बचा था, यदि आप इतनी चीजें सोच चुके होते तो। चलिए तो जान पाए होंगे, और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखें, हमारा अगला क्वेश्चन था इस क्रम में,
चलिए तो देखें, पेन और पेपर की सहायता से इस क्वेश्चन को भी करिएगा। 10वें नंबर का क्वेश्चन भी बहुत आसान सा ही क्वेश्चन है। चलिए तो मैं बताता हूं आपको। देखें कि एक कार 70 किलोमीटर पर आवर की चाल से कार चला रहा है और उससे 35 मीटर आगे एक बस चल रही है। 15 सेकंड के बाद बस उससे 40 मीटर पीछे रह जाती है, यानी कि बस धीमी गति से चल रही है, राइट। इस इतना हमें पता चल गया, तभी वो पीछे छोड़ पाएगी। तो दोस्तों एक तो हमारे पास क्या है इधर, कार, एक हमारे पास क्या है, बस। कार की चाल कितनी है, 70 किलोमीटर पर आवर। बस की हमें पता नहीं, बस की एक्स है। और ऐसे कहा है कि बस कितनी आगे है। आगे की बात करें तो बस जो है वो कार से कितनी आगे है, वो 35 मीटर आगे है, 35 मीटर आगे है। और ऐसे कहा 15 सेकंड के बाद 40 मीटर पीछे रह जाती है। कौन रह जाती है, बस। यानी कि 15 सेकंड में 15 सेकंड में क्या हुआ, 40 मीटर क्या चली जाती है, आगे चली जाती है। कौन चली जाती है, ये कार चली जाती है आगे, और बस कहां रह जाती है, पीछे। दोनों में से किसी चीज के बारे में भी सोच सकते थे। यानी कि और 35 तो ये कम हुआ होगा और 40 ये आगे और गया, यानी कि सापेक्ष जो दूरी हुई उनके टोटल, यानी कि 15 सेकंड में इस कार के द्वारा चली गई जो दूरी थी, तो 40 तो चली चली और ये 35 भी तो कवर किया होगा, यानी कि टोटल उसने चली कितनी, 75 मीटर की चली। और चाल निकाल लेते अब। चाल क्या आती है, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितनी हो गई, 75, समय कितना है, 15। हमारे पास यहां आता 5 मीटर पर सेकंड। ये इसकी क्या थी, चाल। लेकिन इसकी चाल 70 किलोमीटर पर आवर है, तो इसकी चाल भी आप लोग किलोमीटर पर आवर में बदलो। किलोमीटर पर आवर में बदलोगे तो 18/5 से गुणा करोगे, 5 5 से कटेगा तो इधर कितना आएगा, 18। यानी कि उन कार और बस की जो सापेक्ष जो चाल थी ना, वो 18 किलोमीटर की थी, राइट। और सापेक्ष जो चाल थी वो 18 किलोमीटर पर हावर थी। और सापेक्ष, अब ये देखो, ये जो आगे है 35 मीटर जो आगे चल रही है वो पीछे भी छूट रही है, यानी कि इसकी गति क्या है, कम है। और ऐसे भी तो सोच सकते हैं कि हो सकता है वो विपरीत दिशा में चल रही हो, तभी वो कम रही होगी। तो आप इनके सापेक्ष चाल निकालते कि सापेक्ष चाल बराबर 18 होता, और 78 में से क्या करते, इस जो बस की क्या होती चाल, उसको क्या करते, कम। एक्स तो इधर आता और 78 में से आप लोग क्या कम कर दे, 18 कम करते, तो यहां आपके पास कितना बचता, 52 बचता। तो वो उस 52 उसकी क्या होती, चाल होती। ऐसा बता सकते थे आप, आसान सा ही था। बस ये आपको 15 सेकंड वाला मसला आपको पता होना चाहिए था, ये आपके पास निकल के आ जाना चाहिए था। चलिए तो अगला सवाल था। इस क्रम में दोस्तों हमारा अगला सवाल था, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। दोस्तों समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। इसका लंब 10 सेंटीमीटर है और इसके आधार की लंबाई ज्ञात करो। और तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो बराबर होता है 1/2 इंटू आधार इंटू लंब के बराबर होता है। क्षेत्रफल हमें 42 दिया, 1/2 आधार हमें दे नहीं रखा है, और लंब दे रखा है कितना, 10। ये इससे कटता कितनी बार, 5। तो आधार को तो हम इधर छोड़ते और यहां आता 42 के नीचे क्या आता, 5। ये इसके आधार के बराबर होता। 42 में 5 का भाग लगाते 8 पॉइंट कितना आता, 4। और ये आपका यहां से सही आंसर होता। ऐसा क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपको पिछली क्लासों में भी बता रखा। तभी दोस्तों मैं आपको बार बार ऐसे कहता हूं कि आप जितने भी पेपर मैंने सोल्व करवा दिए, उन तमाम पेपरों पर आप एक आध बार प्रैक्टिस करिएगा, जिससे कि कुछ जुड़ाव की चीजें हैं, वो जुड़ाव की चीजें आप अच्छे से समझ पाए। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होती है। तो ऐसा कर सकते थे आप लोग, कोई टफ क्वेश्चन नहीं था, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन यूं कह रखा है हमें कि एक ठोस गोला है, इस ठोस गोले को दो भागों में काटा गया, और गोले को काटा गया तो प्रत्येक गोलार्ध का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और मैंने आपको गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बता रखा है कि अर्ध जो गोला होगा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। संपूर्ण गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई स्क्वायर के बराबर होता है। ऐसा ही कुछ पूछ रखा है। एक ठोस गोले को दो बराबर भागों में काटा गया, प्रत्येक गोलार्ध के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का ठोस गोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के अनुपात बताओ। अर्धगोले का, अब यहां तो सूत्र ही लिखना था। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर, और अनुपात लगाना था संपूर्ण गोले के पृष्ठीय, संपूर्ण गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर।
तो अब अनुपात ही था तो अनुपात में कुछ नहीं करना था, तो ये तो पाई आर स्क्वायर दोनों का कॉमन है इधर। इधर कितना होता 3 और इधर होता है कितना 4, यानी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब होता 3:4। ऐसा बता सकते थे हम लोग, बहुत आसान क्वेश्चन था, बस ये चीजें आपको यहां से पता होनी जरूरी थी। चलिए तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन था कि एक सोफा सेट 10%, 5% और 2% की 3 क्रमिक छूटों के साथ बिक्री पर उपलब्ध है। यदि इसका अंकित मूल्य, दोस्तों एक तो रहा होगा उसका क्रय मूल्य, एक रहा होगा उसका अंकित मूल्य और एक उसको बेचा गया होगा। हमें क्वेश्चन में ऐसे कह रखा है कि 18,000 उसका क्या है, अंकित मूल्य है, और सोफे का शुद्ध विक्रय मूल्य पूछा गया है। और विक्रय मूल्य निकाला कैसे जाएगा, 10%, 5% और 2% की छूट के बाद। तो हम इसका विक्रय मूल्य कैसे निकालते, 18,000 तो हमारे पास है ही, पहले छूट दी कितनी, 10% छूट दी, तो अपन उसको रखेंगे ऊपर, 100 में से 10 कम किया, 90 बटा क्या 100। दूसरी छूट 5% की, यानी कि 95 बटा क्या करते 100। तीसरी छूट कितनी 2% की, यानी कि 98 बटा क्या होता 100 होता। अब क्या करते, एक जीरो से एक जीरो कटती इधर, इसको भी काट लीजिएगा यहां से आप लोग, इसको काटोगे तो यहां आपके पास 19 बटा कितना होगा 20, इसको काटोगे आप लोग तो यहां होगा 49 बटा कितना होगा 50। तो 1 2 3, 3 जीरो से तो ये 3 जीरो गई, तो आपके पास यहां बचा 18 इंटू 9 इंटू 19 इंटू 49 बटा कितना बचता 5। इसका लगाते अपन लोग भाग, तो 18 9 19 और 49, इन तीनों चारों को आप लोगों को गुणा करना था, इसमें और कोई मसला नहीं था। इन तीनों चारों को गुणा करते तो सबसे पहले अपन लोग गुणा करते 18 को 49 से गुणा करते, तो यहां बचता 9 इंटू 19 इंटू, इसको गुणा करेंगे तो यहां आएगा 1800, ओ सॉरी 882। फिर 9 को 19 से गुणा कर लीजिएगा, 19 से गुणा करोगे तो यहां आपके पास आएगा 167 आएगा, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, फिर 9 से गुणा करते तो हमारे पास यहां आता कितना, और इसमें लगाते किसका भाग 5 का भाग लगाते, तो यहां आप लोग कर सकते थे कि 16,758 और इसमें भाग हो लग रहा है अपने पास 5 का, तो 9 से गुणा करते पहले अपन, 9 अंटा क्या होता 72, 2 होता, और 5 कैसे बचा है, नीचे कितना बचा है 10 बचा है, 2 बचा और कितना बचा 5 बचा है, 2 और 5 बचा है, नीचे कितना बच रहा है दोस्त 10 बच रहा है, 5 नहीं बच रहा है 10 बच रहा है नीचे। अब तो कर लेते, तो यहां से अपन लोग 9 अंटा 72, 2 और 9 5 45, 45 और आपके पास कितना, यहां से 7 हासिल बची थी, तो आप ऐसा कुछ करते तो यहां से गुणा कर सकते थे, 2 2 8 0 और 15, इसमें भाग लगाते किसका 10 का, और 10 डायरेक्ट क्या बना लेता है दशमलव बना लेता है, तो इसके अपन रख सकते थे 15,082 कितना होता 2, और ये आपका यहां से सही आंसर होता, ऐसा आपको बताना था यहां से। चलिए तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं, देखें अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है हमें। अगला क्वेश्चन हमारे पास यूं है कि P एक कार्य को 200 दिनों में कर सकता है, Q और R एक समान कार्य को 200 दिनों 100 दिनों में कर सकते हैं। P Q R तीनों एक साथ कार्य शुरू करते हैं, उन्होंने 40 दिनों तक एक काम किया, फिर Q ने काम छोड़ दिया, P और R एक साथ मिलकर शेष कार्य को 40 दिनों में पूरा करते हैं। ज्ञात करें कि Q अकेला कितने दिनों में करेगा। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है दोस्त, P कितने दिनों में करता है 200 दिनों में करता है, कितने दिनों में 200 दिनों में करता है। Q और R, Q प्लस आर उस कार्य को कितने दिनों में करते हैं 100 दिनों में करते हैं। फिर ऐसे कहा कि P Q R तीनों ने एक साथ काम शुरू किया, P प्लस Q प्लस R इन तीनों ने मिलकर काम शुरू किया, उन्होंने 40 दिन तक काम किया, इन्होंने 40 दिन तक तो काम किया, फिर Q ने काम छोड़ दिया, P और R साथ मिलकर काम किए, P और R साथ मिलकर काम किए, ऐसे पता नहीं कितने दिनों तक किए, कोई ना कोई एक काम किया उन्होंने लेकिन। तो चलिए तो यहां देखते, तो क्या करते हैं अपन लोग, यहां अपने पास होता P का काम कितना है 200 है, तो इसको 200 से किससे इसको रख लेते अपन कितना 40 बटा कितना रखते 200, प्लस Q और R कितने दिनों तक करते हैं 100 दिनों 100 दिन में कर सकते हैं, 40 बटा 100 रख लेते हैं इसको, प्लस
एक्स पी आर रख लेते हैं, और यहाँ कितना काम, एक काम हो गया। 200 इनका क्या आता, एलसीएम आता, 40 प्लस 100 दुआ 2, और ये होता है यहाँ से 80। तो 40 को 80 को इनको जोड़ते कितना होता है 120। यहाँ बचता कितना 200, एक जीरो से एक जीरो, यहाँ बचता एक्स ब्रैकेट पी आर बराबर 1। इधर हमारे पास बचता एक्स ब्रैकेट पी आर, उस काम को करते हैं 1 माइनस 12/20। 20 से कम 20, 20 में से 12 गम, 20 में से 12 गए आपके पास, तो यहाँ बचा कितना, यहाँ आपके पास बचता कितना, 40 दिनों तक एक साथ काम किया क्यों, और सही है। और करते तो आप लोग यहां से करते क्या, हाँ तो यहां से देखते आप, देखो आगे ऐसे करा, पी और आर एक साथ मिलकर शेष कार्य को 40 दिनों में, शेष पहले तो 40 दिनों तक तीनों मिलकर काम कर लिए, फिर शेष काम को भी कितने दिनों तक करते हैं, वो 40 दिन मिलकर करते हैं। तो यहाँ एक्स नहीं है, यहाँ कितना है दोस्त 40 है, 40 दिनों तक करते हैं वो। यहाँ भी कितना रखते हैं अपन लोग, 40 रखते, 40 रखते। तो यहाँ आपके पास होता कितना 40। अब करते क्वेश्चन को, तो पी आर बराबर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, 12 एकम 12 और 12, 20 एकम 20, 20 में से 12 गए तो कितना बचता 8 बटा कितना बचता 20, और ये 40 कहाँ चला गया नीचे, इसको रखते हैं कहाँ नीचे। तो ये 4 को काटता 2 बार, 2 इसको काटता कितना आता 1/100। यानी कि पी और आर उस काम को कितने दिनों में करते हैं, 100 दिनों में करते हैं। तो यहाँ दोस्तों अपने पास एक जानकारी और आ गई, पी और आर उस कार्य को कितने दिनों में करते हैं, 100 दिनों में करते हैं। यहां से पूछा कि ज्ञात करे क्यों अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, क्यों अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, ऐसे पूछा आपको। तो क्यों उस काम को कितने दिनों में अकेला के बारे में बात करा, तो आपको क्या करना था, पहले तीनों का कार्य P प्लस क्यू प्लस आर में से कम करना था आपको पी आर का काम, ताकि उसमें क्या आ जाए आपके पास, ये जो क्यू अकेले का कार्य आ जाए। तो इन तीनों को ऐसे कैसे रख लेते, P कितने दिनों में करता है 1/200 दिनों में करता है, क्यू कितने दिनों में करते हैं 1/100 दिनों में करता है, माइनस पी और आर कितने दिनों में करते हैं, एक दिन के कार्य की तुलना करते हैं। आप लोग ऐसा कर सकते थे, क्यू का कार्य आ जाएगा आपके पास ऐसा, लघुत्तम आता कितना 200, एक बचता यहां बचता 2, और माइनस यहां बचता 2, तो यहां बढ़ता 1/200 दिनों में, यानी कि क्यू उस काम को कितने दिनों में करेगा 200 दिनों में पूरा करेगा। तो शुरू में तो पहले तीनों मिलकर 40 दिन तक काम करते हैं, शेष काम को पी और आर कितने दिनों में करते हैं 40 दिनों में वो भी करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को निकाल सकते थे आप लोग। चलिए तो अगला क्वेश्चन था हमारा इसी क्रम में कि 256 और 484 का मध्य अनुपाती निकालो। मध्य अनुपाती कैसे निकलता है, ए अनुपात एक्स से समानुपात एक्स से अनुपात बी, यानी कि दो ही पद दिए जाते हैं, बीच वाले पद आपको निकालने होते हैं। तो 256 अनुपात एक्स समानुपात एक्स अनुपात रखते 484, और ऐसा कुछ जानते हैं कि मध्य पदों का जो गुणनफल होता है वो बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो 256 इंटू 484 बराबर एक्स स्क्वायर, इस स्क्वायर को हटाते तो इधर क्या लगता, रूल लगता। 256 किसका 16 का, और ये जो 484 होता है ये किसका होता है, ये होता है 22 का, ये बराबर होता है एक्स के। 16 दुआ 32 हासिल 3, 16 दुआ 32, 32 और 3 35, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आती 352 होती। ऐसा करके बता सकते थे आप लोग। चलिए तो अगला इसी क्रम में हमारा अगला सवाल था 16वें नंबर का कि शांत जल में नाव की चाल 9 किलोमीटर पर आवर थी। शांत जो जल था उसमें नाव की चाल कितनी थी 9 किलोमीटर पर आवर। धारा की चाल 1.5 किलोमीटर पर आवर। एक आदमी नाव से 1.5 किलोमीटर दूर स्थित एक स्थान पर जाता है, फिर अपने प्रारंभिक स्थान पर वापस लौटता है। इसके द्वारा लिया गया कुल समय ज्ञात करना था। सबसे पहले क्वेश्चन में देखो नाव की चाल, नाव की चाल कितनी दे रखी है, नाव की चाल 9 किलोमीटर पर आवर, और धारा की चाल, धारा की चाल दे रखी है 1.5 किलोमीटर पर आवर। बीच की दूरी पहले तो देखो जाने में समय लगेगा, दूरी कितनी दे रखी है, बीच की दूरी दे रखी है दोस्त, उसमें कितनी किलोमीटर जाता है 105 किलोमीटर वो जाता है। जाने में लगा समय, जाने में लगा समय,
जाने में लगा समय कैसे निकालते, समय बराबर होता है दूरी बटा क्या होती है, चाल, दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है 105, चाल कितनी होगी, जब वो धारा के साथ जाएगा यानी कि धारा की दिशा में ही जाएगा तो नाव और धारा की दोनों की टोटल होगी। नाव की चाल कितनी 9 किलोमीटर, धारा की चाल कितनी 1.5। ये तो धारा की दिशा में जाएगा तब होगा। यदि धारा की विपरीत दिशा में वो वापस आएगा तो ये धारा क्या करेगी, उसको नाव की चाल को क्या करेगी, कम करेगी। तो उस 9 में से क्या करते 1.5 कम करेंगे अपन, तो 105 बटा 10.5 होता। इस पॉइंट को हटा के यहाँ 0 उतारा, 105 एकम 105, यहां तो कितना लगा 10 घंटे तो यहां लगे। दोबारा क्या करते, आने में लगा समय, आने में लगा समय, आने में लगा समय, दूरी तो कितनी चलनी है उसको 105 ही चलनी है, लेकिन किस साल से चलेगा अब वो चलेगा 9 माइनस 1.5 से चलेगा। क्यों चलेगा, क्योंकि धारा जो होती है वो धारा उसकी विरोध करेगी, उस नाव की चाल को धीमी करेगी। वो तो जाने पर तो नाव और जिस जिस भाव की दिशा थी उस दिशा में जा रहा था तो उसको जोर कमा रहा था, लेकिन वापस आते समय धारा क्या करेगी, उस नाव की चाल को क्या करेगी, धीमी करेगी। तो यह 105 बटा यहां होता हमारे पास 7.5, पॉइंट को हटाएंगे ऊपर उतारेंगे क्या 0। तो यहां आप किससे काटते, यहां आप लोग 25 से ही काट लीजिए, 25 चौक 100 होता और 25 दुआ 50 होता, 25 तिपी 76 होता और यहां होता 14। तो कुल समय कितना लगा उसे, जाने में लगा 10 घंटे, आने में लगा उसे 14 घंटे, टोटल समय लगा उसे 25 घंटे, सॉरी 24 घंटे। यह आपका यहां से सही आंसर होता। ऐसा कुछ करके बता सकते थे आप लोग। चलिए तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखें इस क्रम में हमारा अगला सवाल था, ए और बी किसी कार्य को क्रम से 18 दिन और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी थे दो कैंडिडेट, ए उस काम को 18 दिनों में कर सकता है, बी उसे 12 दिनों में पूरा कर सकता है। और आगे ऐसे काम को पूरा होने तक वे बारी बारी एक के बाद एक दिन काम करते हैं। पहले दिन ए शुरू करता है, पहले दिन क्या करता है, ए काम को करता है, दूसरे दिन बी करता है, फिर तीसरे दिन ए आता है, फिर चौथे दिन बी आता है। इसी प्रकार से उस काम को वो क्या करते हैं, पूरा करते हैं। तो पहले आपको मैंने ऐसे बता रखा है इनकी समता निकाले। समता कैसे निकलेगी, ये दोनों जो संख्या है 18 और 12 ये कहीं ना कहीं एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, बाकी आप डायरेक्ट ऐसे सोच लिए कहीं ना कहीं जाके बराबर होंगी। 18 दुआ 36 और 12 3 36, यानी कि ए की समता कितनी आएगी 2 और बी की समता कितनी आएगी 3। बोलो ये पहले रोज ए जाएगा तो कितनी समता लगाएगा, 2 समता लगाएगा। दूसरे रोज बी जाएगा कितनी समता लगाएगा, 3 लगाएगा। इसी प्रकार से उस काम को पूरा करना था। टोटल समता कितनी लगानी थी 36, 2 दिन में, पहले दिन ये दूसरे दिन फिर तीसरे दिन चौथे दिन ऐसे काम कर रहे थे। 2 दिनों में कितनी समता लगाई, 5 समता लगाई। अपने को टोटल कितनी समता लगानी थी 35, तो 2 दिनों में 5 लगा ली वो, तो 7 दिनों में 14 दिनों में वो कितनी लगा लेंगे, इसको भी 7 से गुणा कर लेते, इसको भी 7 दिनों से गुणा कर लेते। 7 दुआ 14 दिन, 14 दिनों में वो कितनी समता लगा लेते हैं 35 समता लगा लेते। 15वें दिन कौन आएगा, बी आएगा। 15वें दिन बी आएगा तो वो कितना करेगा, 3 काम करता है। करवाना कितना है अपने को, काम करवाना है एक ही काम करवाना है अपने को, करता कितना है 3। तो 14 सही 1/3, 15वें दिन का पूरा हिस्सा थोड़ी लगेगा, वो 1/3 हिस्सा ही लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि 35 काम कर लिया, 36 तक करवाना है, एक ही काम करेगा। लेकिन बी कितनी समता लगाता है 3 समता, समता को कहां रखेंगे, टोटल को नीचे। तो 14 + 1/3 होता, और 14 से 1/3 करते तो यहां आपके पास आता 14.5 के बराबर होता। ओ सॉरी, ये 3 नहीं, अगले रोज इसके 15वें दिन कौन आएगा, वापस से कौन आएगा, ए आएगा। तो यहां होता कितना 2, सॉरी यहां 2 होता, 2 होता। 14 दिनों तक बराबर काम कर लिए, 1 और 2। दूसरे दिन यानी कि सम संख्या पर कौन आ रहा है, बी, विषम संख्या पर वापस कौन आएगा, ए। तो वापस 15वें दिन कौन काम करेगा, बी काम करेगा। बी काम करता है 2, करना कितना है 1, तो 14 से ही 1 बटा कितना होता 5 दिन टोटल आता आपके पास यहां। नेक्स्ट अगला सवाल, एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में 4% की दर से साधारण ब्याज और वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज लेने पर दोनों ब्याजों के बीच अंतर है कितना, 80। तो बताइए वो धनराशि कितनी है। ऐसा करके मैंने आपको बता रखा है कि कहीं 2 वर्षों का साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आए तो आप लोग इसको यूं कर सकते हैं, अंतर होता है डी और पी होता है मूलधन। अंतर कितना दे रखा है 80, मूलधन हमें दे नहीं रखा, दर दे रखी है कितनी %,
4%, 4 का कितना होता 16, और 100 इंटू कितना होता 100 होता। और 2 वर्षों के लिए ऐसा आप रख सकते हैं साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के लिए, तो 80 इंटू 100 बटा 100 होता, और इधर अकेला रहता कौन पी, 8 दुआ 16 होता, ये इसको काटता कितनी बार 5 बार। तो यहां दोस्तों आपका सही जवाब होता 50,000 आंसर आता। नेक्स्ट अगला सवाल, अगला सवाल था दोस्तों हमारा यहां से कि ए और बी एक चुनाव में बी ने 16,200 मत प्राप्त किए, ए को कुल मतों का 8% से हराया। देखो यहां से 100% मतदान हुए, उनमें से 2 कैंडिडेट थे, एक कैंडिडेट ए था, एक कैंडिडेट बी था। बी के मत दे रखा है कितने 16,200 मत प्राप्त हुए, लेकिन उसने ऐसे कहा ए को कुल मतों के 8% से हरा दिया, यानी कि इन दोनों के मध्य अंतर कितने परसेंट का था, 8% का अंतर था। और ऐसे क्या ज्ञात कर, अभी मैंने आपको देखो ऐसा ही क्वेश्चन डिक्टो क्वेश्चन आपको मैंने पहले बता रखा है, देखो ये का यही क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप ही करोगे। ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपसे पहले बता रखा है, कहीं कहीं ना, ये रहा वो का वही क्वेश्चन है कि देखो 2 पार्टियां, ए पार्टी और बी पार्टी 16% अधिक है। अधिक मतलब हार आने का जो अंतर है, हार जीत का अंतर है, वो कितने परसेंट का है 16 का। और इस क्वेश्चन में हार जीत का अंतर कितने परसेंट का है, हार जीत का अंतर आपके पास यहां है कितने परसेंट का 8% का। तो यहां x प्लस दूसरे को, जैसे मान लो एक बी को x मिल गए तो ए को कितने मिले होंगे x प्लस 8 मिले होंगे, राइट। ए को 8% से हरा दिया, तो इसको x मिले तो 8% से हराया, तो इसको 8% क्या मिले होंगे, कम मिले होंगे, सॉरी यहां x माइनस 8। तो यहां दोस्त आपके पास होता x माइनस 8 बराबर कितना होता 100 होता, 2x बराबर 108 होता, x बराबर कितना होता यहां x बराबर आपके पास होता 54, यानी कि b को तो कितने परसेंट मिले 54% मिले, और इसको कितने परसेंट मिले 46% मत मिले। अब आपको जो पूछे वो बता सकते हैं। ए और बी के मतों के बीच अंतर, देखो बी के मत दे रखा है 16,200, बी का परसेंट कितना है 54, यानी कि 16,200 कितना परसेंट है 54, इसको रखते हैं नीचे। और दोनों के बीच अंतर यानी कि हार जीत कितने परसेंट का हुआ है 8%, 8 से इसको गुणा करते। अब आपके पास 54 दुआ 54 तिया होता है कितना 162, 8 तिया 24, यानी कि 2400 मत उन दोनों के मध्य क्या थे, अंतर का योग अंतर के बराबर होता। बता सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले बता रखा है। अंतिम क्वेश्चन है आपके पास कि वह अधिकतम संभावित लंबाई ज्ञात करे जिसका उपयोग 8 मीटर और 75 सेंटीमीटर, इसको टोटल सेंटीमीटर में बदल लो आप, इसको टोटल सेंटीमीटर में बदलते तो 875 सेंटीमीटर होता। 1.75 सेंटीमीटर 1.75 सेंटीमीटर है, तो इसको सेंटीमीटर में बदल लीजिए, 100 से गुणा करके ये 175 हो गई, 175 हो गई ये। और 12 मीटर और 20 सेंटीमीटर यानी कि 1220 सेंटीमीटर हो गए। तीनों को सेंटीमीटर में रख लेते हैं आप। और ऐसे कह रखा है कि इनको मापने के लिए सटीक लंबाई बताओ, यानी कि हमें इन तीनों संख्याओं का लेना था मेरे दोस्त क्या, HCF लेना था। क्या लेना था, HCF लेना था, यानी कि ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिसका इन तीनों में भाग चला जाए, तो वो दोस्त होगी कौन सी, 5 होगी। HCF मैंने आपको पिछले क्वेश्चनों में भी निकालना बता रखा है। और फिर भी चलो मान लो आपको दोबारा कहीं सीखना है तो मैं आपको सेपरेट वीडियो देने वाला हूं LCM और HCF का, उसमें अपन लोग वहां से बात करेंगे। चलिए तो दोस्तों आज के ये जो तमाम क्वेश्चन है उन तमाम क्वेश्चनों को आप लोगों ने जान ही लिया होगा। और इसी प्रकार दोस्तों आप रोज लाइव सेशन में मेरे साथ इस प्रकार इन मैथ्स के सवालों को जान सकते हैं। फिर भी कोई शिकवा गिला किसी क्वेश्चन में रहा हो तो आप लोग मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर दें, सॉल्यूशन मैं आप लोगों को उसको वापस से प्रोवाइड करवा दूंगा। 39 ये मेरी हेल्पलाइन का नंबर है। और अभी आपको इसकी पीडीएफ कहां से मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम पर जाके सर्च करें आप लोग गढ़वाल एजुकेशन, वहां से आप लोगों को पीडीएफ भी मिल जाएगी। और दोस्तों जिन साथियों ने आज ही ज्वाइन हुए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर लें, जिससे कि मेरे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। चलिए तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने वाला है, बाकी मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में और नए जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।